सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय और जिला अध्यक्ष महोदय बहुजन मुक्ति पार्टी के आप डॉक्टर दिलीप जी और अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रामकेश यादव जी, मान्यवर रामकेश यादव जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल प्रभारी माननीय विक्रम पटेल जी और मान्यवर एडवोकेट रामराज LLPA प्रदेश प्रभारी। मैं सभी मुख्य अतिथि महोदय को धन्यवाद देता हूं और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई है, इसमें पहला विषय दिया गया है। देश में हजारों राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई है? मकसद क्या है? भारत में SC ST OBC के हजारों पार्टियां हैं, लेकिन हजारों पार्टियों के रहते हुए भी हमें क्या जरूरत पड़ी बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की? साथियों, जितने भी पार्टियां हैं भारत में, सारे पार्टियों का हाई कमान ब्राह्मणों के हाथ में है। सारे पार्टियों का जो हाथ कमान है वो ब्राह्मणों के हाथ में है और हमारा जो हक अधिकार हमको मिलना चाहिए और हमारी पार्टी होते हुए भी हमारे हक अधिकार की बात नहीं कर रही। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के लोग, SC ST के लोग सबसे अधिक भक्त हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में ब्राह्मणों की पार्टी हो चुकी है। 2011 के चुनाव में जब SC ST का पदोन्नति में आरक्षण मिलने के लिए बहन जी ने केस दायर किया था हाई कोर्ट में, उस समय हाई कोर्ट के जज ने कहा कि बहन जी, आप इस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, तो आप जनगणना करवा करके SC ST के जितने भी कर्मचारी हैं उनको संख्या के आधार पर आरक्षण लागू कर दीजिए। उस समय 2012 में चुनाव था विधानसभा का, तो बहन जी ने ये सलाहकार जो सतीश मिश्रा था उनसे सलाह ली, पूछी कि अगर मैं ये लागू करती हूँ, मैं तो केस जीत चुकी हूँ, अगर मैं ये लागू करती हूँ तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सतीश मिश्रा को लगा कि अगर SC ST का पदोन्नति में आरक्षण हो गया तो सबसे अधिक IAS PCS हो जाएंगे, बड़े बड़े पदों पर हो जाएंगे। इसलिए सतीश मिश्रा ने कहा, बहन जी 2012 में चुनाव होने वाला है, अगर आप ये आरक्षण लागू करेंगी, अगर SC ST को लागू करेंगे तो ब्राह्मण आपको वोट देने वाले नहीं है, क्षत्रिय आपको वोट देने वाले नहीं है। इस केस को 2012 के बाद लागू करिएगा। अंत में बहन जी ने इस केस को वापस ले लिया और EWS के माध्यम से संसद में राज्यसभा लोकसभा में जब 10% EWS के माध्यम से ब्राह्मणों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए था, उस समय हमारे समाज में SC ST के 119 सांसद थे संसद में, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। उनको विरोध करना चाहिए कि पहले हमारा जो अधिकार है हमको दो, उसके बाद आरक्षण देना चाहिए, लेकिन किसी नेता के पास हिम्मत नहीं था कि ये जो 10% आरक्षण लागू हुआ उसका विरोध करना चाहिए। साथियों, आज की तारीख में जितने भी हमारे समाज के नेता हैं, सारे के सारे नेता चुनाव के दिन आते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो हमारी बात नहीं करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, अपने बंगला की बात करते हैं, अपनी BB TV के लिए बात करते हैं, अपने 4 लग्जरी गाड़ी के लिए बात करते हैं। बस उनको सुख सुविधा मिलना चाहिए, समाज हार में जाए, हमसे इससे मतलब होने वाला नहीं। तो साथियों, हमें अब सारी पार्टियों का जो गतिविधि है ये समझ में आ गया है और समझाना होगा, लोगों को बताना होगा कि अब हमारी जो ये पार्टियां SC ST OBC की है, ये पार्टी हमारे फेवर में नहीं है, ये केवल चुनाव के समय आती है। तो साथियों, हम लोगों को घर घर गांव-गांव निकलना होगा, लोगों को बताना होगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी ये बहुजनों की पार्टी है। ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है ये बहुजन की आजादी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए पार्टी बनाया गया है, उनके मिशन को पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग को तन मन धन से सहयोग करते हुए इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। और दूसरा है वोट का अधिकार, शासन बनने के लिए, शासन बनाने के लिए अधिकार है। ये जो वोट का अधिकार है हमको शासक बनने के लिए, अगर हम वोट देने जाते हैं, बाबा साहब ने लड़ करके हमको वोट दिलाने का अधिकार दिलाया तो हमको शासक बनने के लिए दिलाया, ये न कि हम वोट देने के बाद भिखारी बन जाएं। आज के 70 साल से लेकर के हमारे पूर्वजों ने वोट दिया, आज की तारीख में हम भी वोट देते आए हैं और जिसको हमने वोट दिया वो राजा हो गया, उसको सुख सुविधा मिल रहा है, और जिसने वोट दिया वो भिखारी हो गया। तो साथियों, ये समझने वाली बात है और हमारे वोटों को शून्य कर दिया गया है। शासक के द्वारा EVM के थ्रू हमारे वोटों को शून्य कर दिया गया है और EVM के विरोध में हम लोगों को सड़क पर उतरना होगा। और जब तक EVM बंद नहीं होगा तब तक हमारे लोगों को शासन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हम आजाद नहीं हो पाएंगे।
जिस तरह से पहले मनुस्मृति लागू हुआ था और आज की तारीख में ये ईवीएम है। साथियों, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना भारत में, अगर एससी एसटी ओबीसी भारत में जितनी भी जातियां हैं, सारे जातियों का अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो अगर हम लोगों की संख्या के आधार पर अगर हिस्सेदारी मिल जाए तो हर घर में नौकरी होगा, हर घर में 3 एकड़ से 3 एकड़ जमीन होगी, हर घर में रोटी रोजगार शिक्षा सब हो जाएगा। समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण हो जाएगा अगर ये लागू हो जाए। लेकिन संख्या के आधार को छिपा करके ये हम लोगों का हक अधिकार इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के लोगों ने उस पर बैठे हुए हैं, उस तरह से मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को लड़ना ही होगा और आज हम लोगों को डेली 1 घंटा, यहाँ तक कि आरएसएस बीजेपी के लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं अपने लोगों को शासक बनाने के लिए और हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में हमारे लोगों के पास समय नहीं है। घर घर जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये आप लोग समय निकालिए, कम से कम 1 घंटा चलिए, आप लोग कार्यक्रम सुनिए, चलिए 1 दिन, महीने में 1 दिन कार्यक्रम लगता है, हफ्ते में 1 दिन कार्यक्रम लगता है, कम से कम समय निकालिए। लेकिन हमारे लोगों के पास समय नहीं है और ये समय अगर नहीं रहा तो आज तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आए दिन अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हमारे साथियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि फर्जी मुकदमे फंसा करके जेल में डाला जा रहा है, मोमबत्ती से जला रहे हैं। सो आए दिन अत्याचार हो रहा है। साथियों, अगर आज नहीं तो कल अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे ऊपर भी अत्याचार होगा। ये दिन दूर नहीं है। ये केवल अगर 29 का चुनाव केवल 3-4 साल का लक्ष्य बनाए हुए हैं, अगर इसमें हम लोग नहीं जागे, नहीं आंदोलन सफल हुआ तो हम लोग दीर्घकाल तो गुलाम हो जाएंगे, फिर कोई बचाने वाला मिलने वाला नहीं है। और इस समय हम लोगों को लड़ना ही होगा और समय बहुत कम है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।